हेलो फ्रेंड्स, आर के पी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी चर्चा करेंगे जूनियर एडिट में जिस भाइयों का हिस्ट्री या सोशल सब्जेक्ट है यानी एसएसटी सब्जेक्ट है, क्योंकि 150 क्वेश्चन चूंकि आएंगे तो 150 में 50 क्वेश्चन तो कंपलसरी है। उसमें तो मिसलेनियस टाइप का मतलब उसमें हर चीज़ आएगा, जो भी आना है उसका आप सिलेबस चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो आपका पोर्शन जैसे साइंस वाले हैं उनका साइंस आएगा, जो भी आएगा। फिर उसके बाद जो है जो एसएसटी वाले हैं उनका हम जो है पूरा एक 100 क्वेश्चन का पूरा सेट लेके आए हैं, जिसको हम लोग हल करेंगे और इसको समझेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। गेहूं यानी नवपाषाण स्तर पर। अब नवपाषाण में मेहरगढ़ ऐसा है, मेहरगढ़, जहां से गेहूं एवं जौ की खेती, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा नवपाषाणिक स्थल है जहां से गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं, तो यह मेहरगढ़ है। दोस्तों, नवपाषाणिक स्थल कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको हम बता देते हैं यहाँ पे, जैसे मेहरगढ़ हो गया। फिर उसके बाद बुरजाहोम हो गया। बुरजाहोम ये कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। बुरजाहोम कश्मीर में पड़ता है। इसमें क्या हुआ है, ये क्यों फेमस है बुरजाहोम? क्योंकि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। कहाँ से? बुरजाहोम से। तो ये नवपाषाणिक स्थल है। हम नवपाषाणिक स्थल ही बता रहे हैं अभी, क्यों? बाकी न मध्य पाषाणिक स्थल बता रहे हैं, न पूरा पाषाणकालीन स्थल बता रहा है, और न हड़प्पाकालीन। आपको ये याद रखना है, आपको हम केवल बता रहे हैं यहाँ पे नवपाषाणिक स्थल। तो और उसके बाद जो एक बुरजाहोम बताया, फिर उसके बाद एक है गुफकराल। गुफकराल कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। ये भी यहाँ पे अनगढ़ किस्म के धूसर मृदभांडों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कुछ मृदभांड हैं, मतलब मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन जो है, इनका यूज हुआ है। और एक और स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से चावल की खेती के पुराने सबसे साक्ष्य मिलते हैं, और यहाँ से नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण और लौह युग का अनुक्रम भी मिलता है यहाँ से। तो ऐसा कौन सा स्थल है? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में, यूपी में पड़ता है कोल्डिहवा। तो इसकी हम एक वैसे सेपरेट लेक्चर बता देंगे कि जो है बना देंगे इसमें कि कौन से स्थल और उनमें क्या फेमस है और किस काल के हैं। तो इनकी एक पूरी सेपरेट लेक्चर इसमें बताना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो इसमें तृतीय से सप्तम मंडल। और एक और क्वेश्चन इसे वर्णों से पूछा जाता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के जो ये इसमें 10वां मंडल है, ये जो दसम इसमें लिखा है दसम मंडल, ये दसम मंडल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ इसमें एक पुरुष सूक्त है 10वें मंडल में, उसमें वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, वो भी पुरुष सूक्त में मिलता है। और उसमें कैसे दर्शाया गया है? उसमें दर्शाया गया है कि एक जो है विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, एक विराट पुरुष की आकृति मिली है जिसमें बताया गया है कि उसके मुख से बताया गया है, विराट मुख से, मतलब उसमें मुख में मतलब जो है कहने का मतलब एक आभा है, तो उसमें जो है उससे बताया गया है कि यह ब्राह्मण है। मुख से बताया गया ब्राह्मण, और भुजा से बताया गया ये क्षत्रिय है, और जंघा से वैश्य बताया गया है, और पैर जो है उसे शूद्र बताया गया है। तो यह जो है इसमें बताया गया ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो ये आपको याद रखना है, अमूमन जानकारी के लिए बता दिया है, वैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध में नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। और यदि हम महापद्म नंद के बारे में बताएं तो यह नंद वंश का संस्थापक है। ये जो है लगभग वही काल इसका रहा है, 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के आसपास। 344 ईसा पूर्व से और 322, तो ये आपको ईसा पूर्व है, ये ध्यान रखना आपको है। और उसके बाद जो है जैसे महापद्म नंद है, इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये शासक है, इसको द्वितीय परशुराम कहा जाता है, क्योंकि इसने क्षत्रियों को पुनः नाश कर दिया था, ऐसे मान के चलिए। तो इसको द्वितीय परशुराम के नाम से, इसको अनुल्लंघनीय शासक के नाम से भी जाना जाता है, एक राट के नाम से भी जाना जाता है, और एक छत्र शासक के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक और टाइटल है सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक
इसका एक और नाम है, ये ऐसे याद रखिएगा आप लोग। तो इस तरीके से जो है, और इसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, इसने कलिंग में खारवेल शासक ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में बताया है कि उसने कलिंग में नहर खुदवाई है। तो महापद्म नंद ने एक नहर भी खुदवाई है, कहाँ खुदवाई है? कलिंग में। और यह किसने बताया? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चला है। तो यह अभिलेख है चूंकि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक राजा मतलब कुल मिला के देवता का देव तुल्य माना गया, देवता का स्थान दे दिया गया कनिष्क के शासनकाल में। तो ये आपको याद रखना है, कनिष्क के शासनकाल में। ओके फ्रेंड्स। सारनाथ स्तंभ का निर्माण सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया है, इसमें सिंपल क्वेश्चन है, अशोक ने करवाया सारनाथ का। तृतीय संगम हुआ था, तो इसमें आपको याद रखना है 3 संगम हुए हैं दक्षिण में, और वो तीनों जो है आपको याद रखने हैं। तो ये जो है तृतीय वाला जो है मदुरै में हुआ था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। तो सती प्रथा का बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग ये याद रखिएगा, एरन अभिलेख है, सती प्रथा से संबंधित जो है अभिलेख है। सो इसमें देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें से बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताना है आपको। इसमें कादंबरी जो है सुमेलित नहीं है, यह बाणभट्ट की है कादंबरी। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, आपको पता है 712 ईस्वी में किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। निम्न में कौन सी सुमेलित नहीं है? अब इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है तो आपको बताना है सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? होयसल वीर बल्लाल, तो यह सुमेलित नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्व कर लगाया जाता था, यह सिंचाई पर लगाया जाता था सर्व कर, और इसको सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई पर कर लगाया था, ये ध्यान रखना है। हक ए सर्व के नाम से के रूप में जाना जाता था, और यह इसका मात्रा कितनी होती थी? 1/10, यानी 1/10वां भाग, सिंचित भूमि के उत्पादन का 1/10वां भाग। तो ये आपको याद रखना है। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। तो इसमें आप देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसको बताना है आपको। इसमें यूसुफ आदिल शाह जो है, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये गलत है, ये आपका गलत। अब इसके बारे में, यूसुफ आदिल शाह के बारे में इसमें समझ लीजिए, जैसे जब बहमनी राज्य जो था उसका विघटन जब हुआ तो 5 नए राज्य बने थे, उसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बरार। तो इस तरीके से 5 राज्य बने थे। तो बीजापुर मतलब जो है आदिल शाह इसका संस्थापक है, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो यह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के साथ अकबर चर्चा किया करता था, तो उसको इबादत खाना कहा करता। तो ये आपका सही हो जाएगा आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो जजिया एक बहुत डिबेटेबल पार्ट है, ऐसे मान के चलिए। इसको आप लोग कई शासकों ने लगाया फिर हटाया, जैसे अकबर के शासनकाल में तो इसको हटा दिया गया था, लेकिन और भी जैसे मान लीजिए जितने भी हैं, तो इसमें जो है औरंगजेब है इसमें ऑप्शन। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लगा दिया था। जैसे जजिया कर जो था वो गैर मुसलमानों पे, और जकात मुसलमानों से जो लिया जाने वाला धार्मिक कर था, और यह संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था जकात। लेकिन जजिया जो है यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, धार्मिक कर। तो इस तरीके से निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? इसमें देखिए बताइए कौन सा सुमेलित है। इसमें बाबर की तुजुके बाबरी यही सुमेलित है, बाकी कोई सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप याद रखिएगा। जैसे तुजुके बाबरी बाबर की तुर्की भाषा में लिखी गई स्वरचित आत्मकथा है, अपने आप उसने लिखी है, जिसमें मुबैयान शैली का प्रयोग किया गया है।
और जैसे इसमें हुमायूंनामा कि ये गुलबदन बेगम ने जो है किया है हुमायूंनामा, जबकि तारीख फिरोजशाही जो है इसकी रचना अब्बास खां शेरवानी ने की थी। अब्बास खां शेरवानी, जिसे तारीख शेरशाही भी कहा जाता है, ऐसे याद रखिएगा। और तबकात अकबरी ये रचना जो है निजामुद्दीन अहमद की है, ये फारसी भाषा में है, आपको ये याद रखना है। तो इस तरीके से आपको पता चला और इसमें ऑप्शन सही होगा बाबर। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ये आपको पता होगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सूरत में मिली थी। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार, इसमें देखिए बंदोबस्त लाने की बात नहीं कर रहा है, बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये फिलिप फ्रांसिस था, ये आपको याद रखना होगा। ये गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में सर्वप्रथम फिलिप जो फ्रांसिस था, इसने स्थायी बंदोबस्त का विचार दिया, जिसे 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए स्थायी बंदोबस्त को लागू किसने किया था, कॉर्नवालिस ने लागू किया था, और यह विचार किसने दिया था? तो यह फिलिप ने दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फ्रांसिस फिलिप या फिलिप फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास, ये देखिए बहुत गुण क्वेश्चन है, ऐसे मान के चलिए, उपन्यास आनंद मठ में उल्लिखित करके प्रसिद्धि किया है? किसको प्रसिद्ध किया है? सन्यासी विद्रोह का अपने जो है आनंद मठ में इन्होंने खूब चर्चा की है इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विडो मैरिज एसोसिएशन का संस्थापक 19वीं सदी में कौन था? तो ये विष्णु शास्त्री पंडित थे। तो ये आपको याद रखना, विष्णु शास्त्री पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय प्रथम महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू, और अगर इसमें प्रथम भारतीय तो कह नहीं रहा, प्रथम महिला कह रहा है कांग्रेस के अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट होगी, और सरोजिनी नायडू ये नहीं है, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, ये प्रथम भारतीय महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। निम्न में से किस आंदोलन में से गांधी जी संबंधित नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं है। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले निम्न में से किसने प्रयोग किया है? तो चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने मिलकर जो है। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? रोलेट एक्ट, यानी इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो यह उस टाइम लॉर्ड चैम्सफोर्ड था जो है गवर्नर। तो ये आपको पता होगा, 1919 की बात है यार, तो उसी टाइम की बात है ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फरेजी आंदोलन, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा होगा? शुरुआत किसने किया था फरेजी आंदोलन? तो इसमें हाजी शरीयतुल्लाह, तो ये आपका ऑप्शन होगा। और ये कहाँ मतलब जो है इसकी स्थापना की थी? फरेजी आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये बंगाल में 1920 में। तो ये आपको याद रखना है। दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अहमदाबाद से हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसमें। निम्न में से किसने यह लिखा था, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में तो नहीं हो सकती? तो यह किसने कहा था? अब इसमें आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने। और तभी इन्होंने जो है 1943 में गठन किया था। किसका गठन किया था? आजाद हिंद फौज का गठन किया था। सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई थी। तो ये आपका 1853 में आयोजन किया गया था, और उसके बाद, लेकिन ये भारत में नहीं थी, ये विदेश में थी। मतलब विदेश का मतलब इंग्लैंड में आयोजित होती थी, और उसमें प्रथम सत्येंद्र नाथ टैगोर ये प्रथम ICS बने थे, और वो भी 1863 में, मतलब 10 साल बाद जो है बने थे, ध्यान रखना आपको। अब इसमें सुमेलित करना है, जैसे इसमें कह रहा है कि देखिए कुछ जो है समाचार पत्र दिए हुए हैं और इसे संपादक दिए हुए हैं, तो आपको इसमें सुमेलित करके बताना है इसमें। अब देखिए इसमें जो हिंदू है, देखिए हम मैच कर देते हैं, इसमें हिंदू सुब्रमण्यम जी का है,
सुधारक कौन है? सुधारक जो है गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये बिल्कुल सही है मैच है। और इसमें देखिए एक और सही है, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी CN बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वॉइस ऑफ इंडिया ये दादा बहनों जी की। तो इस तरीके से ये जो है मैच हुआ। और ये सभी समाचार पत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे आपको याद रखना है बिल्कुल जो है इसको। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो यह जेन ऑस्टिन। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो यह जो है 355 में है। और 356 में राष्ट्रपति शासन है। आर्टिकल 352, 356, 360 ये तीनों आपको कंठस्थ रखना है। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपात है। तो ये आपको याद रखना है संविधान के आर्टिकल्स। निम्न दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। तो इसमें देखिए, मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। तो ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, निरपेक्ष नहीं है। यह कभी कभी निलंबित किए जा सकते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्यान के अधीन है। बिल्कुल, यह भी सही है आपका। अब इसमें जो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा सही होगा? ए तथा आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये भी बात सही है बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ये इस तरीके से सही हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब इसमें आपको बताना है कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा, या DPSP का भाग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह आर्टिकल 49 में जो है कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। तो इस तरीके से इसमें सी ऑप्शन सही हुआ, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैसे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कितने? मौलिक कर्तव्य हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यह तत्कालीन कार्यरत प्रशासनिक ढांचा था। ये ऑप्शन नहीं। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार स्वीकार करना अनिवार्य था। ये भी नहीं। इसे देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकार किया गया। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुभाषी, बहुजाति, बहुधर्मी होने के कारण संघीय ढांचा बनाया गया। निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? तो देखिए इसमें आंतरिक अशांति, तो यह आपको, और हालांकि पहले आंतरिक अशांति शब्द, अब इसमें देखिए क्या हुआ क्या है। इसमें देखिए एक बार इसको समझिए, जैसे सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत ही आता था आंतरिक अशांति, जिसको 1978 के 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ है 1978 में, उसमें अशांति शब्द को जो है यानी आंतरिक अशांति सशस्त्र विद्रोह से हटा दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। और यह इंदिरा गांधी की सरकार ने। तो आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। तो विधेयकों पर स्वीकृति वह अपनी इच्छा से देता है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश किस अवधि तक मान्य होगा? वह अवधि 6 माह तक है। अगर 6 माह तक नहीं बना है तो वह निष्क्रिय हो जाएगा अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इसमें देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में ही पारित होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये लोकसभा। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बाध्य नहीं था, फिर फाइनली बाध्य किया गया, तो इसको मिनी संविधान संशोधन। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? देखिए इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन को फिर से दोबारा पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? मतलब राज्य के राज्यपाल को विवेकाधीन कौन कौन सी उसके पास विवेकाधीन मतलब स्वयं जो है निर्णय लेने की शक्ति है, विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो इसमें से कौन कौन सी हैं तो देखना है। मंत्रियों की नियुक्ति करना, पहला है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। तो यह क्या है? या देखिए विवेक की शक्ति है, भेज सकता है नहीं भी भेज सकता है, उसको लगेगा तो भेजेगा, नहीं लगेगा तो नहीं भेजेगा। मंत्रियों की नियुक्ति करना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, देखिए यह विवेक की शक्ति नहीं है, इसको करना ही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। अगर कोई कंडीशन आती है जिसमें भारत के राष्ट्र वो फंस जाता है या मतलब उसको नहीं समझ में आता है तो उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति से परामर्श ले सकता है। तो यह जो है विवेकी शक्ति है इसके पास। राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम बनाने, ये भी नहीं है। तो कुल मिलाकर आपका ऑप्शन जो सही है वो एक तो आपका ये बनता है और एक ये बनता है, तो यानी आपका ऑप्शन जो सही होगा वो 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा, 403। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है तो ये आपको बताना है। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्तियां होती हैं, अनन्य शक्तियां नहीं होती हैं। 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, ज्यादा कुछ नहीं। तो ये आपको जो है ऑप्शन सही होगा। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल में उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा सही होगा? संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। ओके फ्रेंड्स, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये तो आपको पता होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है जो आपको पता होगा, 243। और यह किस भाग में आता है? तो भाग भी मान लीजिए अभी ये 243 पूछा और किस भाग पूछ दे तो यहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 9वें भाग में जो है यह 243 आर्टिकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के 73वें संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं होगी? तो इसमें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इनके लिए विशेष उपबंध दे दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? तो ये आपको पता होगा कि इसमें किसी के अधीन कार्य नहीं करता। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद पर रहता है। देखिए 6 वर्ष तो होती है और 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो पहले पूरा हो जाए। जैसे मान लीजिए 61 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में वह बना, अब उसका 6 वर्ष तो है लेकिन अब वो का 6 वर्ष तो 65 वर्ष भी दिया गया है कि अंतिम 65 वर्ष है।
तो जो पूरा हो जाए पहले, तो ये हुआ आपका ऑप्शन सही। निम्न में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो इसमें आपको बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य क्या है। देखिए इसमें ये सभी कार्य है, इसमें जो है योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों में प्रयासों को गतिशील करना, और दूसरा है सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। तो ये सब जो है उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन सही होगा। चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहते हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो ये अब देखिए समझिए इसमें कौन सा इसमें सही नहीं है, तो इसमें ये आपको देखना है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं इसमें, देखिए चुनावी बॉन्ड्स केवल वही राजनीतिक दल प्राप्त कर सकता है जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त किया हो। तो बिल्कुल बात सही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनावी बॉन्ड्स जारी करने के लिए एकमात्र अधिकृत बैंक है, ये भी आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि चुनावी जो है बॉन्ड जारी करती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और उसके बाद उसके एवज में जो पार्टियां होती है वो रुपए देती हैं, और इसको जो है बाद में हम रिटर्न भी कर सकते हैं। जब जैसे चुनावी बॉन्ड का प्रावधान होने से राजनीतिक दलों को मिलने वाले नगद चंदे में कमी आएगी, ये भी बात सही। वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी चुनावी बॉन्ड्स जमा करके राजनीतिक दल भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा प्रावधान नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, ये जो है ऐसा नहीं हो सकता, तो यही ऑप्शन सही आपका है। अब इसमें देखिए कथन और कारक है, इसको बहुत केयरफुली समझिएगा। संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। आवश्यकता क्यों नहीं है भाई, आवश्यकता है तो ये गलत है। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियतन कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं, ये करना चाहिए। अब नहीं करते हैं तो उसके लिए वैसे करना चाहिए, ये कर सकते हैं तो ये सही है। अब इसमें देखिए एक गलत एक सही, एक गलत आर सही, तो इसमें कौन सा है, ये गलत आर सही, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल, कृष्ण वीवर कहते हैं इसको। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता, यह बिल्कुल बात सही है। कारण क्या है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसका कारण भी सही है, कथन भी सही है, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है, तो वह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। तो यह आपको, इसको भोर का तारा, शाम का तारा इसको कहा जाता है, और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है शुक्र को, क्योंकि आकार और भार में पृथ्वी के समान है। हालांकि जो रिसर्च चल रही है मंगल पर, जो है जो जीवन के लिए, वो मंगल पर चल रही है, तो इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा, तो यह आपको बताना है। तो बताइए इसमें, देखिए आप लोग अनुमान लगाइए क्या हो सकता है इसमें। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर में उतरेगा वह। निम्न में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है। देखिए आपको पूरे मैप का एक बार आप क्या करिए, अपने बड़ा वाला मैप पॉलिटिकल फिजिकल दोनों लगा के रखिए, उसमें क्या करिए आप उसको जो है डेली कुछ समय दीजिए, और डेली उसके जो है एक आप जो है स्पेशल कॉन्टिनेंट ले लीजिए, आपको उसको आप निरीक्षण करिए उसको बार बार देखिए, उसमें छोटे छोटे प्लेस हैं, उनको छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, द्वीप हैं, उनको देखिए। इस तरीके से आपका मैप मजबूत होगा, उससे ये क्वेश्चन हल होगा, अन्यथा क्वेश्चन ये नहीं हल हो पाएगा। तो इसमें लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, तो ये आपका ऑप्शन सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा, इंग्लैंड।
अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है अमेजन। अपवाह कहा, जल धारण क्षमता कहा है, तो ये आपको याद रखना है, अमेजन ही है। अमेजन नदी कहाँ है तो ये आपको पता होगा, दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। डियागो गार्सिया द्वीप जो कि अमेरिका के मतलब जो है सानिध्य में है, कब्जे में है, या जो भी कहे उसको। यहाँ पे चागोस द्वीप माला भी है, वहीं पर अवस्थित है। तो डियागो गार्सिया जो है वो हिंद महासागर में अवस्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल पच्छाब स्तरीय होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये कभी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाने का अवसर मिला तो हम अवश्य आपको जो है इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे। भारत में निम्न में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? इसमें आपका जो है ऑप्शन जो सही होगा वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तो हो ही जाता है, तो ये आपको याद रखना है। भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। दूसरे सबसे वृहद क्षेत्र पर पाया जाने वाला वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। चूंकि विकल्प में ऐसा है नहीं तो हम कह सकते हैं कि मतलब जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, वैसे शुष्क होता है सबसे ज्यादा जो है। तो ठीक है, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसमें बुशमैन। देखिए बुशमैन कहाँ रहती है? दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है बुशमैन। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आपकी जो है सुमेलित है। मसाई केन्या, पपुआ, पपुअन्स न्यू गिनी, एमू जापान। तो ये बिल्कुल। अब 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, तो इसमें आपको बताना है 9 डिग्री चैनल आपका कवरत्ती तथा मिनिकाय के बीच है। तो ये 9 डिग्री चैनल हो गया। और उसके बाद जैसे कुछ चैनल हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे 9 डिग्री हो गया, और 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान और निकोबार के मध्य है। आप मैप पर देखिएगा, ये सब जो है बहुत आसान है, आप लोग जो है इसको मैप पर देखेंगे बहुत सरल हो जाएगा। और 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाय के मध्य है, मालदीव और मिनिकाय के मध्य। और तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न तीर्थ स्थान है अवस्थित है, तो इसमें देखिए कौन सा सही है? श्रीशैलम, नल्लमलाई पहाड़ियां, बिल्कुल सही बात है। ओंकारेश्वर, तो ओंकारेश्वर जो है यह आपका सही नहीं है। यह माधानता पहाड़ी पर स्थित है मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर। और पुष्कर आपका राजस्थान में पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए जो आपका सही वाला है सुमेलित है, तो ये यही वाला है। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, तीर्थ स्थान है अवस्थित है, वही सेम क्वेश्चन है, आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महान नर्मदा व ताप्ती, नदियों के लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें आप लोग इसको देखिए, गोदावरी जो है वो सबसे लंबी है, तो आपके सी और डी तो बेकार हो गए। तो ये है 1465 किलोमीटर लंबी है। कृष्णा 1400 किलोमीटर लंबी है, कृष्णा। और उसके बाद नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर है, और महानदी 828 है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और महानदी। और ताप्ती 724 किलोमीटर लंबी है, तो ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? इसमें नर्मदा नदी पर नहीं है, तो इसमें आप देखिएगा ये भालकुंड नहीं है।
तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने आपको बताना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा नवंबर दिसंबर वाला होगा। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी, इसमें कपास ज्यादा होती है। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो ये जो है सरदार सरोवर। निम्न में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो कोयला है इसमें। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है, तो ये आपको बताइए इसमें केबल्स कहाँ अवस्थित है? तो रूपनारायणपुर में, रूपनारायणपुर में अवस्थित है, तो ये आपको पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जनजातीय है क्षेत्र है, इसमें आपको बताना है बिरहोर, ये बिरहोर है, बिरहोर भी कहते हैं, बिरहोर भी कहते हैं, जो कि झारखंड में है, तो ये आपको झारखंड में हो गई। भूटिया जो है जनजाति, यह सिक्किम में है। टोंडा, टोंडा तमिलनाडु, और लास्ट बचा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरीके से यह जो है इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। पर्यावरण समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा? तो ये आपको बताना है डीडीटी। अब डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो और डाइफेनाइल और ट्राइक्लोरोएथेन, तो ये आपको इसको जो है बंद कर दिया गया है। कौन सा रसायन ऊपरी वायुमंडल में ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोकार्बन यानी CFC। निम्न पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायक कर सकती है? देखिए इसमें ऑप्शन जो है तीनों सही है, तो ये आप लोग इसमें देखिए तीनों सही है। गंगा नदी में BOD, तो इसमें देखिए आपको बताना है BOD का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी इसको BOD कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कानपुर से इलाहाबाद के मध्य ज्यादा है, ऐसे मान के चलिए। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो देखिए आपको मैप से क्वेश्चन आना ही है, तो ये मैप आप जरूर देखिए, भारत का भी विश्व का भी। तो 8 कौन कौन से हैं? तो ये आपको पता होगा कौन कौन से होंगे, तो ये आप लोग इनका चेक कर लीजिएगा। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य, ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो ये आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो सबको पता होगा, लखीमपुर खीरी में है, और ये भी क्वेश्चन सरल है। दिया सलाई जो है इसमें, यानी दिया सलाई उद्योग बरेली का फेमस है ये, ओके। और देखिए आपको ऑप्शन भी दिखा देते हैं ताकि आप लोग इसको मैच करिए ठीक से। अब देखिए डी का दूसरा किसमें है? डी का दूसरा देखिए दो में है, एक तो इसमें है, इसमें है, देखिए दो में है डी का दो। अब उसके बाद देखते हैं, और देखते हैं लकड़ी के खिलौने जो है वो वाराणसी और लखनऊ में भी बनते हैं, वैसे वाराणसी लकड़ी के खिलौने। तो एक का तीसरा ये हुआ जाकर, और इसमें तो एक का सॉरी इसमें, हाँ एक का तीसरा, तो एक का तीसरा किसमें हुआ जाकर? इसमें हुआ जाकर एक का तीसरा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरीके से। और बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला खेल का सामान मेरठ, जैसे बल्ले वगैरह जो है मेरठ से बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो इसमें आपको बताना है
ललितपुर में है। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ललितपुर। देखिए जो खनिज हैं उनके बारे में एक बार बता देते हैं। ललितपुर में तांबा भी होता है, यूरेनियम भी होता है, और सोनभद्र और मिर्जापुर में चूना खनिज की बात करें। डोलोमाइट मिर्जापुर में और बांदा सोनभद्र तीनों में पाया जाता है। कोयला सिंगरौली सोनभद्र में पड़ता है। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र के लिए फेमस है। सोनभद्र में फेमस है मान लीजिए संगमरमर। फायर क्ले मिर्जापुर का है, और बॉक्साइड बांदा, चंदौली और सोनभद्र। तो इस तरीके से जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133। निम्न में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से, तो ये तो पता होगा, कन्नौज को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आपका जो है सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। तो इसमें देखिए भातखंडे संगीत संस्थान जो कि लखनऊ में है, और स्थापना आपको पता है। तो इसमें आपको देखिए सभी सही सुमेलित है। वैसे भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है आपका 1926 में, ये बिल्कुल सही है। और राज्य ललित कला अकादमी ये भी लखनऊ में है। तो ये वैसे लखनऊ में ही लगभग सब है, और इसको जो है चेक कर लीजिएगा आप लोग। मतलब ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये वाला हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, मतलब वुमेन पावर लाइन, वुमेन पावर लाइन। तो ये आपको याद रखना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो ये 20.23%, 20.23%। तो ये आपको पता हो। वैसे लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का क्या है? 912 है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपए के भारतीय नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, तो ये वित्त मंत्रालय सचिव के होते हैं। बुलक कैपिटलिस्ट, ये उन किसानों को जिसके पास कुछ साधन तो हैं पर उनके पास धनाढ्य नहीं है, धन नहीं है, तो ऐसे को जो है बुलक कैपिटलिस्ट कहते हैं, यानी बैल पूंजीपति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसको 139। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? वह था, तो देखिए इसमें कौन सा, 1948 में घोषित की गई थी। तो ये आपको पता हुआ। और उस टाइम वाणिज्य मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति का प्रस्ताव संसद में रखा था। तो ये आपको किसे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो आपको याद रखना है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो देखिए छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? जैसे महिलाएं होती हैं, घर में कार्य करती हैं, क्या है छिपी हुई बेरोजगारी? तो वो कृषि क्षेत्र में भी है, ग्रामीण क्षेत्र में भी है। तो ये आपका ऑप्शन 1 और 2। स्वधारा योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है। स्वधारा योजना साख पत्र उत्पन्न प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका जो है जो सही होगा वो सही होगा एक आयातकर्ता द्वारा। निम्न में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? हरियाणा। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की गणना करवाई? तो ये आपको पता होगा, लॉर्ड मेयो के काल में स्टार्ट हुई थी, और स्थायी रूप से रिपन के काल में स्टार्ट हुई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में स्टार्ट कर दी गई थी, और 1881 में रिपन के काल में परमानेंट जो चल रही है आज तक है। निम्न में से कौन सी संस्था आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता नहीं देती? तो इसमें आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, और विश्व बैंक दीर्घकालिक ऋण देती है। नाटो का मुख्यालय ये आपको पता होना चाहिए ब्रुसेल्स में है। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? जापान नहीं है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है द हेग में। हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड। जिला प्रशासन का मुखिया होता है, तो ये आपको पता होगा।
डीएम होता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिलाधिकारी होता है भारतीय यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन 150 समाप्त हुए। सो दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और अपना आउटपुट अवश्य दीजिए, लाइक एंड डिसलाइक जो इच्छा हो वो दीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, जय हिंद।